नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विज्ञान की कड़ी। और विज्ञान की कड़ी में जो है पहला हमने इंट्रो देखा था पहले वीडियो में। ये फर्स्ट वीडियो जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। जो सिलेबस है सिलेबस के अनुसार ये जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला चैप्टर को आज डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के बाद जो है इसके बाद इसके जो इस चैप्टर में क्या जो सहायक अध्यापक में पूछे गए हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं, तो वो चीज़ें हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद देखेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखना यह है कि दैनिक जीवन में विज्ञान। देखो, दैनिक जीवन में विज्ञान का बहुत प्रयोग है। आजकल जो है विज्ञान हमारे वर्तमान ज्ञान और साधनों के रूप में क्या है, सुधार किया है। और विज्ञान में जो है समस्याओं का हल खोजना होता है। सबसे पहले उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं और अवलोकन करने के बाद उससे जो संबंधित तमाम जानकारियाँ उनको इकट्ठित करते हैं और उनसे जो भी सवाल होते हैं और उनकी हम क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं। देखो, परिकल्पना क्या है? परिकल्पना यह है कि जो कोई घटना है, घटना के कारण की जो स्थिति है, स्थिति को बताने से पहले जो विचार बनाना या कल्पना करना ही क्या होती है, परिकल्पना होती है। जैसे कोई भी भविष्य में घटना घट रही होने की जो हमको जानकारी अगर पहले से ज्ञात हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, परिकल्पना हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ आया होगा आपको। और देखो, विज्ञान की जो है दैनिक जीवन में बहुत सारे विज्ञान आने से हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे अनेक परिवर्तन आए हुए हैं। जैसे कृषि कार्य शीघ्र होने लगा है। ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को पहले क्या होता था, हल से जोती की जाती थी, हल बैल से। और अब क्या हुआ कि अब वो ट्रैक्टर खेत जोतने लग गया। अन्य कृषि यंत्र हो गए, ठीक है, थ्रेशर मशीन हो गए, सीड ड्रिल हो गया, हार्वेस्टर हो गया आदि। ये सब किसकी देन है, तो बात करते हैं। अगर ये देन है तो किसकी देन है, विज्ञान की देन है। ठीक है, और इसी तरह जैसे मनोरंजन के क्षेत्र में टेलीविज़न, यातायात के क्षेत्र में रेलगाड़ी, कार, बस, शायद हमारे समझ से सारे क्षेत्रों में विज्ञान अपना जो है पैर पसार चुका है। शायद ही कोई ऐसा जो है क्षेत्र बचा हो जो जिस पे विज्ञान अपना पैर ना पसारा हो। ठीक है, अब देखो वैज्ञानिक जो है विधि के चरण। सबसे पहले वैज्ञानिक विधि के चरण को देखेंगे। देखो, पहले आपके अंदर क्या होगी, कोई भी अगर हम कहते हैं, देखो वैज्ञानिक विधि क्या है, तो वैज्ञानिक विधि यह है कि जैसे कोई आपके अंदर सबसे पहले क्या होगी, पहले कोई जिज्ञासा आएगी, फिर इसके बाद आप उसके प्रश्न करेंगे, प्रश्न करने के बाद फिर परिकल्पना होगी, परिकल्पना के बाद उसका परीक्षण करेंगे, परीक्षण के बाद फिर उसका निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण के बाद फिर क्या होगा, अभिलेखन करेंगे, अभिलेखन के बाद विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करने के बाद फिर क्या होगा, वर्गीकरण करेंगे, पुनर्विचार करेंगे, फिर निष्कर्ष निकालेंगे और फिर नए प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये जो है वैज्ञानिक विधि के चरण हैं। तो इनको क्रम वाइज हमें याद रखना है। एग्जाम में कैसे पूछेगा कि जिज्ञासा है, प्रश्न करना, परिकल्पना और परीक्षण, इनको जो है एक क्रम में व्यवस्थित करिए। जो सही क्रम है इनका कौन सा होगा, तो ये क्रम यही क्रम रहेगा। ठीक है, तो आगे हम जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को तब देखेंगे। ठीक है, विज्ञान का विभिन्न क्षेत्रों में योगदान। देखिए, विज्ञान का कौन कौन क्षेत्रों में योगदान, पहले से प्रयोग में आने वाले साधन। जैसे भोजन के क्षेत्र में, देखो भोजन के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या किया, सबसे पहले देखो मिट्टी का चूल्हा बना हुआ करता था और पारंपरिक बर्तन थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी बर्तन चले आया करते थे, वो पीतल और तांबे के। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब जो है पहले चूल्हा जो था वो धुआं उससे निकलता था, काफ़ी मात्रा में वायु प्रदूषण भी होता था और जो खाना उस समय उस बना रहा होता था उसकी नेत्रों में भी जाता था और काफ़ी जो है समस्याएं होती थी। अब विज्ञान ने क्या ऐसा किया कि धुआं रहित चूल्हा बना दिया जिसमें धुआं की कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, गैस चूल्हा जैसे हो गया, विद्युत ओवन हो गया, सोलर कुकर जो है सौर ऊर्जा से चलने वाले जो कुकर हो गए, ठीक है, प्रेशर कुकर हो गए, स्टेनलेस स्टील के बर्तन हो गए। तो ये सब चीज़ें हो गई। स्टेनलेस स्टील के बर्तन में तो आप लोग जानते ही होंगे, इंडक्शन में चढ़ाने के बाद क्या होता है, कोई वैसा कोई खतरा भी नहीं होता।
ठीक है। इसके बाद क्या होता है, और खाना भी बनाने में पहले की अपेक्षा क्या हो गई, तीव्रता हो गई। अब कोई भी घर में आता है मेहमान, नया मेहमान आया, चाय बनाना है आपको, तुरंत गए और शायद 4 से 5 मिनट में चाय बनकर तैयार हो गई। तो ये क्या हुआ, ये प्रगति की जो है विज्ञान की ही तो देन है। तो ये जो हमारी प्रगति है, जो इतना हम लोग इतना प्रगति कर लिए, प्रोग्रेसिव कर लिए, तो ये सब किसकी देन है, विज्ञान की देन है। अगर बात करें कृषि के क्षेत्र में, तो देखो खेत जोतने के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, उपज बढ़ाने के क्षेत्र में, खेत जोतने के लिए पहले हल बैल का प्रयोग होता था, अब किसका प्रयोग होने लगा, ट्रैक्टर का प्रयोग होने लगा। पहले सिंचाई के लिए कुआं होता था, राहट होता था, ढेगुली होता था, कुआं से सिंचाई होती थी, राहट के माध्यम से एक बैल को जो है राहट के माध्यम से घुमा घुमा कर पानी निकालते थे, ढेगुली होती थी। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखा हुआ। ढेगुली में क्या होता था, एक टोकरी को 2 तरफ से बांध के ढेगुली जैसा उस तरह करते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, आज के समय में क्या हो गई, नहरें हो गई, जगह जगह ट्यूबवेल हो गए, ठीक है। इसके बाद उपज बढ़ाने के लिए पहले क्या हुआ करती थी, मात्र एक ही होती थी, गोबर की खाद, जिसे पांस बोलते थे। क्या बोलते थे, पांस, ठीक है, पांस भर ही डालते थे। अब क्या हो गए, अब आजकल इतने रासायनिक उर्वरक हो गए, यूरिया हो गया, फास्फेट, जिंक, पोटास, ये सारी चीज़ें हो गई, जो कहीं ना कहीं देखो विज्ञान हमारे क्षेत्र में नुकसान भी करता है हमें, और क्या करता है, कुछ हद तक फायदा भी है, ठीक है। अब जैसे पहले की जो सब्जियां उगा करती थी, तो वह बिना कीटनाशक के उगा करती थी, भले ही वो कम उगती थी, लेकिन बहुत वो क्या थी, बहुत ही सही थी। अब आज के युग में जो सारी फसलें रासायनिक कीट पर, उर्वरक पर क्या हुई, डिपेंड हो गई, तो जिससे क्या हुई, बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और समझते हैं आगे एक बात, यातायात के क्षेत्र में देखें, अगर यातायात के क्षेत्र में, तो यातायात के क्षेत्र में क्या है कि बैलगाड़ी है, टांगा है, ऊँट है, घोड़ा गाड़ी है, खच्चर है, साइकिल है, कार, बस। तो देखो यातायात के क्षेत्र में पहले बैलगाड़ी था, तांगा था, ऊँट था, घोड़ा गाड़ी था, खच्चर था। इनके माध्यम से आप सभी लोग क्या करते थे, पहले जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। लेकिन आज क्या हो गई, आज तो साइकिल हो गई, बहुत कम खैर यूज कर अब होने लगा साइकिलों का, कार हो गया, बस हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, स्कूटर हो गया, रेलगाड़ी हो गया, पानी का जहाज हो गया, वायुयान हो गए, ठीक है। तो ये सब किसकी देन है, ये सब विज्ञान की ही देन तो है। अगर बात करें मनोरंजन के क्षेत्र में, तो पहले क्या हुआ करता था, नाटक, नौटंकी, बिरहा, कठपुतली, नृत्य। अब क्या हो गया, वही ट्रांजिस्टर के उपयोग से क्या हुआ, कंप्यूटर बन गया, टीवी बन गया, सिनेमा, मोबाइल, सीडी, वीडियो गेम। आजकल तो सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, युवा अवस्था जितना भी है वो मनोरंजन के क्षेत्र में अगर देखना चाहता है तो वो किस पर है, तो वह सबसे ज़्यादा मोबाइल पर, ठीक है। इसके बाद संचार के क्षेत्र में देखें, तो संचार के क्षेत्र में क्या था, संदेश वाहक, डाक द्वारा, टेलीफोन। देखो पहले क्या था, संदेश वाहक चलता था, डाक द्वारा चलता था, और तार के माध्यम से प्रकाशित होता था, ठीक है। अब क्या हो गया, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर, टेलीग्राम, इंटरनेट आदि। अब तो और क्या हुआ, डायरेक्ट मोबाइल के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई कि सब विज्ञान की ही देन है। इसके बाद अगर बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, तो पहले क्या था, आज भी कभी कभी देखोगे सड़क पे बहुत सारे ऐसे क्या कहें उन्हें, वैद्य कहते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या था कि अब पहले वैद्य हुआ करते थे जो नाड़ी देखकर अनुमान लगा लिया करते थे कि आपको क्या बीमारी है, ठीक है। तो अब क्या, वो जड़ी बूटियों के द्वारा, या तो बहुत सारे जो होते थे अघोरी टाइप के, वो क्या करते थे, अंधविश्वास के लोग झाड़ फूंक द्वारा इलाज ठीक किया करते थे। अब तो क्या हुआ कि अब तो तुम्हारा जो है सारा कुछ ब्लड वगैरह तो टेस्ट होता ही है। इसके बाद अब तो जो है स्पर्म है, मलमूत्र है, खून परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड द्वारा, ये सारे कुछ अब इससे जो है जांच प्रक्रिया के द्वारा क्या होते हैं, आपके इलाज होने लगा। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में देखें, तो विद्यालय या कॉलेजों में शिक्षकों द्वारा पारंपरिक ढंग से अध्ययन होने लगा, ठीक है। और आंतरिक खोज का मतलब, पहले तो कोई इसका वो तो नहीं था, सिर्फ अनुमान लगाया जाता था कि वो चंदा मामा हैं, ये हैं, वो हैं।
अब क्या हुआ, अब तो रियलिटी हो गई कि चंद्रयान मंगलयान के द्वारा हम लोग सफल परीक्षण कर वहाँ तक पहुँच भी आए। ठीक है, तो अब इसके बाद देख लेते हैं। अब देखो जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन शायद हमने पिछले वाले उसमें डिस्कस किए थे, अब उसी के आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसमें क्वेश्चन हमने काफ़ी डिस्कस किए थे, 3 क्वेश्चन हो चुके थे। इसके पहले वाली वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन था वो यह था, लास्ट क्वेश्चन में हमने यह पढ़ा था कि जो है रेशम के कीट पालन को क्या कहते हैं, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। तो सबको पता था, हमने बताया भी था क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। तो देखो सेरीकल्चर को हम कैसे पढ़ेंगे, सेरीकल्चर। तो इसको हमने ट्रिक बताई थी कि सर में रेशम के कीट, सर में क्या है, रेशम के कीट। तो देखो इसके बारे में और देख लेते हैं। कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम में कीटों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। भारत में रेशम उत्पादन में विश्व में 5वां स्थान है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया कि भारत में रेशम उत्पादन में कौन सा स्थान है विश्व में। तो विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। तो भारत में देखो रेशम की 4 जातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, बॉम्बिक्स मुराई या सहतूत का रेशम कीट, इसके बाद है टसर रेशम कीट या एंथेरिया जो है पैफिया, इसके बाद है प्लोसामिया रिसनी या एसी रेशम कीट, और इसके बाद एंथेरिया सामा या मूंगा रेशम कीट। तो ये 4 जो हैं रेशम की और भी जो हैं जो जाति हैं कहाँ पाई जाती हैं, भारत में पाई जाती हैं। बात करें जो है कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं, आंतरिक फलभित्ति से, बाह दलपुंज से, या बीज सोल से, या फलभित्ति से। तो यह प्राप्त होते हैं किससे, बीज चोल से। तो बीज चोल से रेशम के कपास के जो रेशे हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो कपास है ना, कपास को क्या कहते हैं, कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। कपास को क्या कहा जाता है, सफ़ेद सोना कहा जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और कपास कैसी फसल है, तो कपास जो है नगदी फसल है। कैसी फसल है, कपास नगदी फसल है। और नगदी फसल में कौन आता है, गन्ना भी आता है। तो कपास कैसी फसल है, नगदी फसल है। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रगति के लिए विज्ञान की मान्यता क्या है। तो देखो प्रगति के लिए जो विज्ञान की मान्यता है वो क्या है, वास्तविकता है, वास्तविक है। ठीक है, तो वास्तविक बात करें अगर प्रकृति की, तो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए। तो सबको ये चीज़ें आनी चाहिए कि प्रकृतिवादी कौन कौन से थे, ठीक है, भौतिकवादी कौन थे। तो ये चीज़ें याद रहनी चाहिए आप सभी लोगों को। तो देखो प्रगतिवाद की अगर बात करें तो एक पुस्तक हुई थी रूसो की, कौन सी, एमिल। कौन सी पुस्तक हुई थी, एमिल पुस्तक में उन्होंने क्या किया था, पूरा प्रकृतिवाद के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, तो रूसो की पुस्तक कौन है, एमिल। तो एमिल की पुस्तक में उन्होंने प्रकृतिवाद को अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया था। तो प्रकृति के लिए विज्ञान के लिए जो है मान्यता कैसी है, वास्तविक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेल्सियस है। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं जो अभी तक शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं, उनको ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये जितना भी सारा मटेरियल बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम आपको जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तब आपको पता चलेगा। निकाय के ताप में परिवर्तन कितना है, 50% है, वो 50 अंश है। केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन, तो देखो 50 डिग्री है। तो इस पे आपको देखो क्या करना है, एक चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है कि C/5 इक्वल टू K-273/5। ये जो है आपको रिलेशन याद रखना है कि जो है डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कितना क्या होता है, इक्वल कब होगा। तो C/5 इक्वल
273/5। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस पे देखो यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं। अगर हम पूछा जाए ताप में परिवर्तन, तो देखो ताप में परिवर्तन कहा जाए या तापांतर कहा जाए, तापांतर क्या होता है T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 कितना दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है, 50 डिग्री सेल्सियस। ये जो है मान किस में दे रखा है, सेल्सियस में दे रखा है, और हमें केल्विन में पूछ रहा है। तो एक चीज़ बताइएगा, T2 यहाँ देख लीजिएगा, T2 माइनस T1 दे रखा है कितना, 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको केल्विन में पूछ रहा है, तो हमें पता है जो T2 होगा, T2 भी कितना होगा, T2 होगा T2 प्लस 273। देखो केल्विन में कितना मान होता है, 273 होता है, 273। T2 जो हो गया 273 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है, या फिर स्पेस हम बनाते हैं, 1 मिनट। हाँ, यहाँ देख लीजिएगा, उसने दे रखा है कि जो ताप है, ताप में जो अंतर है वो कितना है, ताप में अंतर है 50 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इसको जो है केल्विन में बताना है कि केल्विन में तापांतर कितना होगा। तो केल्विन में अगर हम बात करें तापांतर की, तो देखो तापांतर क्या होता है, तापों में अंतर को हम क्या कहते हैं, तापांतर कहते हैं। तो T2 माइनस T1 इक्वल पता करना है। ठीक है, चलिए, तो T2 माइनस T1 पता क्या करना है, देखो T2 यहाँ पे कितना दे रखा है, 50 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि जो ताप में अंतर है कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। इसे आप किस में बताइएगा, केल्विन में बताना है। तो T2 अगर बात करें, तो देखो T2 जो है एक ताप कितना हो जाएगा, 273 माइनस T, ये कितना हो जाए, T1 कितना हो जाए, T1 प्लस 273, T1 प्लस 273, इनकी मान कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, अब कह रहा है, अब देखो ये माइनस को हम अंदर भेजेंगे, देखो T2 प्लस 273 माइनस T1 माइनस, भाई प्लस है तो अंदर ये माइनस है, तो ये अंदर जाके इसको क्या कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा, बराबर 50। ठीक, अब 273 माइनस का ये प्लस का ये कट गया, तो कितना बचा, T2 माइनस T1 बराबर 50। अब ये जो वैल्यू आई है किस में आ रही है, केल्विन में आएगी। ठीक है, तो इससे एक चीज़ आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या है, तो यहाँ पे लिख देना है, अतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जितना डिग्री सेल्सियस में होगा उतना ही क्या किस में होगा, नहीं है। अगर 50 डिग्री सेल्सियस तापांतर है तो 50 डिग्री केल्विन में भी उतना ही रहेगा। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, समझ में अच्छे से आपको आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक है, जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा यौगिक है। तो देखिए पहला ऑप्शन राइट है, जल की कठोरता उसमें जो है कार्बन जो है कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ आयन की उपस्थिति के कारण होता है। साबुन व अन्य वसीय अम्लों के यौगिक द्वारा कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु के लवण जल के साथ घुलकर जल की कठोरता बढ़ा देते हैं, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु के बाइकार्बोनेट लवण जल में अस्थायी कठोरता के उत्तरदायी होते हैं। अर्थात लाइम द्वारा कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु के बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करा के जल की कठोरता को आसानी से दूर किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि कार्बन के बहुत सारे यौगिक हैं क्योंकि जो है सी ऑप्शन, इसमें संकलीकरण की प्रवृत्ति अधिक है।
जो श्रृंखला बनाने की वो क्या है, प्रवृत्ति अधिक है। कार्बन एक चतुःसंयोजी तत्व है, अतः इसमें संकलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिस कारण ये विभिन्न तरह की यौगिक बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे साबुन। साबुन क्या है, या साबुन की बात करें तो साबुन क्या है, साबुन निम्न श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण हैं। डोडोसिल बेंजीन सल्फोनेट हैं। उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्काइन धातुओं के लवण हैं। तो इसमें ऑप्शन राइट है, उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए। तो दैनिक जीवन के देखो इसमें दे रखा है, दैनिक जीवन में जो है इसमें आपको यह बताना है कि ये रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है। कुल मिला के यह कहना चाह रहा है, जब भोजन खराब होता है तो दुर्गंध उत्पन्न करता है, किस कारण से, रासायनिक जो है रासायनिक क्रिया के कारण। किस कारण से, रासायनिक क्रिया के कारण। सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है, वो क्या कर लेता है, रासायनिक परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चींटी के उसमें कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है। सबको पता होगा कि चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है। जब वह काटती है तो क्या होता है, फार्मिक अम्ल के कारण जो है बहुत ज़्यादा तेजी से जलन, तीक्ष्ण जो है जलन उत्पन्न होती है। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें किसके उदाहरण हैं, रासायनिक परिवर्तन के। तो इसमें हमको कूट बताना है कि किस कारण से है। पहला कूट दे रखा है ए और बी रासायनिक परिवर्तन। भाई ए बी और सी तीनों रासायनिक परिवर्तन करते हैं इसमें, लेकिन ऑप्शन दे रखा है ए और बी। दूसरा है सभी रासायनिक परिवर्तन है, बस यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नीचे दी गई धातुओं और अधातुओं का मिलान उनके उपयोगों से कीजिए। आयोडीन जल शोधन, मरकरी घावों पर एल्यूमिनियम तापमान, इनको जो है मिलान करना है। तो देखिए इनका मिलान हम करते हैं, कैसे करेंगे। जो पहला है आयोडीन, क्या होता है, आयोडीन जो है धातु और अधातुओं को मिलान और उनका उपयोग कीजिएगा। देखो आयोडीन का उपयोग किस पे होता है, घावों पर। ठीक है, और मरकरी का उपयोग जो है वह होता है किसमें, तापमापियों में। मरकरी का उपयोग किसमें होता है, तापमापियों में। एल्यूमिनियम का होता है किसमें, खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंद पैकेजिंग में। और क्लोरीन का होता है किसमें, जल शोधन में। तो इसका ये मिलान सही होगा। ये मिलान किसमें मिलेगा, ये डी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है, लेकिन लंबी जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कवर करेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता हुआ होगा। चलिए देखिए, वही क्वेश्चन का यहाँ मिलाया गया है। आयोडीन जो है घावों पर, मरकरी तापमापियों में, एल्यूमिनियम खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंद पैकेजिंग में, क्लोरीन जल शोधन में। प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण क्या हैं। प्लास्टिक जो होती है वो क्या होती है, टिकाऊ, वजन में हल्के और अगर बात करें सामान्य विशिष्ट गुण कौन से हैं, टिकाऊ, वजन में हल्के और किसी भी प्रकार की क्रिया ना करे, वजन में हल्की होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। सूची फर्स्ट वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनकी खोज दी गई है। ये हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। इसके बाद पूरे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के अनुसार और अच्छा मिल जाएगा। तो पहला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन की खोज की थी। और एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, चेचक का टीका की खोज की थी। किससे, चेचक का टीका की खोज की थी। सी ऑप्शन देखो मिल रहा है। लुई पास्कर ने क्या किया था, किण्वन की। और रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, रॉबर्ट कोच ने क्या किया था भाई, रॉबर्ट कोच ने किया था एंथ्रेक्स जीवाणु की। ठीक है, इसके बाद
आगे चलेंगे, यहाँ देख लेंगे एक बार फिर से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की, लुई पास्कर, किन्वन ने और रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स जीवाणु की। इसके बाद उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है। तो उर्वरकों में जो है उपलब्ध फसलों के लिए पोषक कौन हैं? तो क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन था? 14 मार्क्स नंबर। ये देखिएगा मित्र, उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए कौन है? तो देखो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और आयरन। आयरन देखो, आयरन जो है, आयरन उपयोगिता नहीं दर्शाया गया यहाँ पे। आयरन जो है नहीं करेगा, इसका जो है नाइट्रोजन, सोडियम और पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसका ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। फसलों से तो हमें आयरन मिलती है, तो आयरन मिलती है, फसल को आयरन की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन तो ये कट गए। इसके बाद बात करते हैं, देखो इसमें सोडियम दे रखा है। सोडियम को फसलों को सोडियम की आवश्यकता नहीं है। फसलों की आवश्यकता है नाइट्रोजन की, जिससे हम खाद डालते हैं, डीएपी वगैरह, फास्फोरस और साथ में क्या डालते हैं? पोटेशियम, जिंक और पोटेशियम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 15 नंबर। शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या नाम दिया गया है? शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है कौन सी प्रक्रिया? किण्वन। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? कृत्रिम रेशा कौन सा कहलाता है? रेयान जो है कौन सा है? रेयान क्या कहलाता है? कृत्रिम रेशम कहलाता है। रेयान पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक फाइबर है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से प्राप्त किया जाता है। रेयान प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे देती हैं, जिन्हें वह घोल में डालता है तो चूड़ियाँ चमक जाती हैं, फिर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः किसका हो सकता है? तो वह HCl तथा NaCO3 का होता है। देखो इस तरह के मित्रों, इस तरह के लोगों से सावधान रहा करिए, क्योंकि वो जो है HCl और NaCO3 का सांद्रण लिए घूमते रहते हैं और इससे आपके सफाई के चक्कर में आपसे काफ़ी सोना वो जो है आपका उस अपने सांद्रण में घोल लेते हैं और उनका बाद में आके वह उनसे वह सोना निकाल लेते हैं। ठीक है। तो इन लोगों से काफ़ी सावधान रहा करिएगा। चलिए मित्र, इसमें जो है क्वेश्चनों की संख्या 77 है, तो एक वीडियो में कर पाना संभव नहीं है 77। तो नेक्स्ट कड़ी पे आपको, जब तक ये क्वेश्चन सारे 77 नहीं हो जाते, हम लोग लगातार बने रहेंगे। चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।